उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी ताइवान और चीन के बीच मौजूदा तनाव के साथ ही आम चुनाव से पहले बिछ रही बिसात की। इसके अलावा बात होगी इजराइल गाजा संघर्ष की, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के पदभार से आई राजनीतिक हलचल की और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही दोहरी मार की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इजराइल का पिछले 24 घंटे में 40 से अधिक हमास आतंकियों को मार गिराने का दावा। अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे इजराइल। राष्ट्रपति फ्रांस को मिला सबसे युवा प्रधानमंत्री। 34 वर्षीय शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटाल बने नए प्रधानमंत्री। सोमवार को प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बर्न ने पद से दिया था इस्तीफा। ईयू संसद के चुनाव से पहले राष्ट्रपति मैक्रों को बड़ा फेरबदल। चीनी सैटेलाइट की लॉन्चिंग से घबराया ताइवान। जल्दबाजी में भेजे गए संदेश से मचा हड़कंप। अंग्रेजी में सैटेलाइट को बता दिया मिसाइल। बाद में रक्षा मंत्रालय ने मांगी माफी। विपक्ष ने साधा निशाना। दक्षिण कोरिया में कुत्ते को मारना और उसके मांस को बेचना होगा अपराध। संसद से पारित हुआ कानून। 2027 तक कानून पर होगा अमल। सदियों पुरानी परंपरा पर रोक। एक लाख साल में संभवतः 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट में दावा। 1850 से लेकर अब तक के वैश्विक तापमान रिकॉर्ड में 2023 सबसे गर्म वर्ष। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। ताइवान और चीन के बीच कभी भी सीधी जंग हो सकती है। चीन का ताइवान प्लान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जिनपिंग एक साथ दो प्लान पर काम कर रहे हैं। एक तो ताइवान चुनाव में चीन बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ताइवान पर हमले की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे में चीन के प्लान के खुलासे से ताइवान में एयर अटैक का अलर्ट हो गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय को इस बात की आशंका है कि चीन कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। ताइवान में हो रहे चुनाव को लेकर चीन बौखलाया हुआ है। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठा रहा है, जिसके चलते ताइवान प्रशासन अधिक सतर्कता अपनाए हुए है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जब देश के सभी नागरिकों के मोबाइल पर एक साथ अलर्ट आया तो उससे हड़कंप मच गया। रक्षा मंत्रालय के संदेश में कहा गया कि सावधान हो जाएं, सैटेलाइट या मिसाइल ताइवान के एयर स्पेस में उड़ रहा है। इस संदेश में अंग्रेजी में मिसाइल होने का जिक्र था, जबकि उसी संदेश में मैंड्रिन भाषा में सैटेलाइट होने की सूचना थी। ताइवान में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय की इस अलर्ट से ताइवान के लोगों के मन में आशंका फैल गई कि कहीं चीन ने कोई हमला तो नहीं कर दिया है। जब अलर्ट आया तो उस समय ताइवान के रक्षा मंत्रालय पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये एक उपग्रह प्रक्षेपण था। पत्रकारों से कहा कि वे चिंता ना करें और समाचार सम्मेलन के लिए आगे बढ़ें। हमारी सरकार और सेना किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ताइवान के लोग ऐसे संभावित चीनी सैन्य खतरे के आदी हैं।
हालांकि बाद में सैटेलाइट की जगह अंग्रेजी में मिसाइल लिखने को लेकर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्रांसलेशन की गड़बड़ी बताते हुए माफी मांग ली। मिसाइल के होने की बात से लोग ज्यादा घबरा गए थे। वहीं चीन ने इस तरह के किसी भी प्रक्षेपण की पहले से घोषणा नहीं की थी। ताइवान के मुख्य विपक्षी पार्टी ने अलर्ट की आलोचना करते हुए इसे जनता को गुमराह करने वाला बताया। मेरा मानना है कि अतीत में कई उपग्रह प्रक्षेपण हुए हैं, तो हमने इस विशेष उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का अलार्म जारी करने का विकल्प क्यों चुना? मुझे लगता है कि सरकार को इसे लेकर स्पष्टीकरण देनी चाहिए। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन लगातार चाल चल रहा है। कभी ताइवान की वायु सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेज देता है, तो कभी जासूसे गुब्बारे छोड़कर दबाव बनाने की कोशिश करता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया था कि 1 से 5 जनवरी के बीच 12 चीनी गुब्बारे ताइवान को चीन के अलग करने वाले जल क्षेत्र में मध्य रेखा को पार कर गए, जिनमें से कुछ स्वशासित क्षेत्र के मुख्य द्वीप पर तैर रहे थे। इसके साथ ही कहा कि चीन ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा की उपेक्षा की और गुब्बारों ने कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्गों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। ताइवान ने कहा है कि इन गुब्बारों की बारीकी से निगरानी की जा रही है, लेकिन उसे शूट करके गिराने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखेंगे और इसकी गंभीरता के आधार पर कार्रवाई करेंगे। हम उन्हें नष्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसे करते हैं तो चीन अपने मकसद में सफल हो जाएगा। ताइवान में 13 जनवरी को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चीन वैसे भी ताइवान पर एकीकरण के लिए लगातार दबाव बनाता रहा है, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद से चीन की ओर से उकसावे की कार्रवाई और तेज हो गई है। ताइवान में 13 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका और चीन समेत पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। दरअसल स्वशासित द्वीप होने के कारण यह रणनीतिक रूप से काफी अहम है। आम चुनाव के साथ चीन के संबंधों पर भी नए सिरे के चुनाव होने की संभावना है। अगर कोई विरोधाभास वाली पार्टी, कोई सरकार ताइवान में आती है तो यह चीन के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है और इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसे में चुनावी माहौल किस ओर इशारा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। ताइवान में 13 जनवरी को होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस आम चुनाव में नए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नई संसद का चयन होगा। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण तनाव बना हुआ है और चीन लगातार ताइवान पर विलय का दबाव बना रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-वेन का 2 कार्यकाल इस बार खत्म हो रहा है। चीन उनकी पार्टी डीपीपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को अलगाववादी मानता है। लाई चिंगते डीपीपी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वे 2020 से ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं। लाई ताइवान की पहचान के समर्थक हैं, एकीकरण के मुखर विरोधी हैं। वो अमेरिका के साथ संबंध को बढ़ाने के पक्षधर हैं। चीन उन्हें कट्टर अलगाववादी और साई से भी ज्यादा खराब मानता है। उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार 52 साल के हासियो बी मिक हैं, जो वाशिंगटन में ताइवान के राजदूत रह चुके हैं। लाई जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो यथास्थिति बनाए रखेंगे और समानता और गरिमा के सिद्धांत के तहत चीन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं यथास्थिति बनाए रखूंगा और चीन गणराज्य ताइवान के ढांचे के साथ समाज को एक साथ लाना जरूरी रखूंगा। समानता और गरिमा के सिद्धांतों पर बीजिंग के साथ बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वहीं केएमटी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 66 वर्षीय हो यू ही हैं, जो न्यू ताइपी के पूर्व मेयर हैं। उनकी छवि उदारवादी और क्षमतावान नेता की है। उनका गठबंधन चीन के साथ मजबूत संबंध और यहां तक कि एकीकरण की वकालत करता है। केएमटी पूर्वी एशिया की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। केएमटी की ओर से 73 वर्षीय जा शा कोंग उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। जा शा कोंग ताइवान के चीन में विलय के समर्थक हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि चीन से कम्युनिस्ट शासन हटना चाहिए। पिछले दशक में टीटीपी जैसे छोटे राजनीतिक दल बदलती जनसांख्यिकी और मतदाता मांगों को पूरा करने के लिए उभरे हैं। ताइपे के संस्थापक और पूर्व मेयर
को वेन जे के प्रभुत्व वाली टीपीपी ने बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की है। पार्टी उन युवा मतदाताओं के बीच आश्चर्यजनक रूप से लोकप्रिय साबित हुई है जो डीपीपी को उतना पसंद नहीं करते हैं। ताइवान और चीन के संबंधों को लेकर टीपीपी का पक्ष स्पष्ट नहीं है। संयुक्त उम्मीदवार उतारने को लेकर केएमटी और टीपीपी के बीच बातचीत बीते नवंबर में विफल हो गई थी। चुनाव में महंगे होते रहन सहन और आसमान छूती आवास की महंगाई समेत दूसरे अहम मुद्दे हैं। कई लोगों को लगता है कि मौजूदा राष्ट्रपति अपने चुनावी वायदे पर खरी नहीं उतर पाई हैं। शायद यही वजह रही होगी कि 2022 के स्थानीय चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ताइपे द्वीप दक्षिण पूर्वी चीन के तट से 161 किलोमीटर दूर है। 1949 में गृह युद्ध के दौरान जब चीन में राष्ट्रवादी पार्टी कोमित्यांग केएमटी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से हार गई तो पीछे हटकर ताइवान द्वीप पर शरण ले ली और यहाँ सरकार का गठन किया। तब से यही द्वीप स्वशासित है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दक्षिण कोरिया में कुत्तों को जान से मारने और उनके मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। संसद ने एक कानून पारित इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस कानून के तहत कुत्ते को मांस के लिए पालने और फिर उसे मारने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही कुत्ते के मांस को बेचने या बांटने पर भी प्रतिबंध होगा। जो भी इस कानून का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसे जेल भी भेजा जा सकता है। कुत्तों को मारने वाले कसाईयों को 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और जो लोग मांस के लिए कुत्ता पालते हैं या कुत्ते का मांस बेचते हैं उन्हें अधिकतर 2 साल की जेल की सजा हो सकती है। इस नए कानून को अमल में लाने में 3 साल का समय लगेगा ताकि किसानों और रेस्टोरेंट के मालिकों को रोजगार और आय के वैकल्पिक स्रोत का समय मिल सके। इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस में अपने अभियान का विस्तार किया, जिसमें 40 आतंकवादी मारे गए और हथियारों और सुरंगों का पता चला। इस बीच मध्य गाजा के अलमाजी क्षेत्र में निर्देशित सैनिकों ने हमास के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड के एक आतंकवादी दस्ते की पहचान की और जमीनी बलों ने हवाई हमले का निर्देश दिया, जिससे दस्ते का सफाया हो गया। क्या है मौजूदा स्थिति, आइए जानते हैं। गाजा में इजरायली सेना का हमास आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में 40 आतंकियों को मार गिराने और कई आतंकी ठिकानों और सुरंगों के नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया है। इजरायल ने मध्य और दक्षिण इलाकों में हवाई हमले किए हैं। इनमें मगाजी और अल बुरेज कैंप भी शामिल हैं। इजरायल कह रहा है कि उसके निशाने पर आतंकवादी और उनके ठिकाने हैं और आम लोग कम मरे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इजरायल ने बताया है कि उसने सेंट्रल गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई को रोक दिया है ताकि वहां से मानवीय सहायता गुजर सके। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे हैं और उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायल के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मामले में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर दायर याचिका का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, इससे ज्यादा अधिक क्रूर और बेतुका कुछ भी नहीं हो सकता। दक्षिण अफ्रीका द्वारा लाए गए मामले की सुनवाई गुरुवार को शुरू होने वाली है। इस दावे से अधिक घृणित और बेतुका कुछ भी नहीं है। दरअसल हमारा दुश्मन हमास है। वे अपने चार्टर में यहूदी लोगों के एकमात्र राष्ट्र इजरायल के विनाश का आह्वान करते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल पहुंचने से पहले कहा था कि युद्ध के पश्चात गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए 4 अरब देशों और तुर्की ने उन्हें प्रतिबद्धताएं जताई हैं। हालांकि इन देशों ने पूर्व में कहा था कि लड़ाई के रुकने से पहले वे कोई वादा नहीं कर सकते। नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इजरायल के साथ मजबूती से खड़े रहने का भरोसा दिया। साथ ही गाजा में नागरिक क्षति से बचने और नागरिक बुनियादी ढांचे की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने शेष सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और गाजा में मानवीय सहायता के प्रयासों पर चर्चा की।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने खान यूनिस के आसपास लड़ाई के तेज होने के कारण दक्षिणी गाजा में अस्पतालों के ध्वस्त होने पर चिंता जताई है। ऐसी आशंका है कि कई चिकित्सा कर्मचारी और मरीज अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। इस बीच जर्मनी ने गाजा को सहायता का ठोस उपाय करने का आग्रह किया है। मिस्र के दौरे पर पहुंची जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक ने कहा कि संशोधित फिलिस्तीनी प्राधिकरण को भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अगर हम स्थायी शांति के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे सुरक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फिलिस्तीनियों को अपने प्रशासन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, इसलिए मैंने बार बार इस बात पर जोर दिया है। उधर इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने आज सुबह दक्षिणी लेबनान के किला गांव में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ये हमला सोमवार को हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर के मारे जाने के बाद किया गया। हालांकि इस मामले में इजरायल ने अपना हाथ होने की ना तो कोई पुष्टि की है न कि इनकार किया है। इस बीच आईडीएफ ने लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन से उत्तरी इजरायल के एक सैन्य अड्डे पर हमले की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने पहले कहा था कि उसने एक इजरायली कमांड पोस्ट को निशाना बनाया है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात यूरोप की। राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहे फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 34 साल के गैब्रियल अटाल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। इसके बाद गैब्रियल फ्रांस के अब तक के इतिहास में सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में गैब्रियल की ये नियुक्ति तब हुई है जब इस साल के आखिर में होने वाले यूरोपीय संघ के चुनाव से पहले मैक्रों अपनी टीम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या है इसके सियासी मायने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले कई दिनों से चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच मंगलवार को फ्रांस को नया प्रधानमंत्री मिल गया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गैब्रियल अटाल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सोमवार को प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के इस्तीफे के बाद ये फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री रहे गैब्रियल अटाल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही वे फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार गैब्रियल फ्रांस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। इस कदम को आवश्यक रूप से किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मैक्रों यूरोपीय संसद चुनाव से पहले अपने दूसरे जनादेश में नई जान फूंकने की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि गैब्रियल अटाल ने रेडियो शो और संसद में सहजता से काम करने वाले एक समझदार मंत्री के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। देश के सबसे युवा राष्ट्रपति सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। मैं आभारी हूं देश की जनता का। ये मध्यम वर्ग जो अपने काम के माध्यम से हमारी सार्वजनिक सेवाओं और हमारे सामाजिक मॉडल को वित्त पोषित करता है। हालांकि मैक्रों के इस फैसले को लेकर लोगों का मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि नवनियुक्त प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल आदर्श हैं, क्योंकि वो युवा हैं। वो अपने राष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह से समर्पित मंत्री होंगे। वो पीएम की फ्रेम में अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। गैब्रियल अटाल निवर्तमान प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न की जगह लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिजाबेथ ने इमिग्रेशन के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय रैली पार्टी के उपाध्यक्ष ने एलिजाबेथ बॉर्न की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने जो काम करने के लिए कहा था उसने बहुत अच्छे से किया। खैर, मैक्रों को अभी भी आबादी और हमारे साथ नागरिकों को महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं, खासकर क्रय शक्ति के मामले में। इसलिए इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि श्री मैक्रों के आसपास के लोगों में आज तक कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो वास्तव में किसी अन्य नीति के लिए खड़ा हो, और समस्या वही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गैब्रियल को पीएम बनाने के पीछे मैक्रों का उद्देश्य सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है। बॉर्न के साथ पिछले काफी समय से उनके वैचारिक मतभेद सामने आ रहे थे। वहीं 2022 में धुर दक्षिणपंथी विरोधियों को हराने के बाद भी अपने दूसरे कार्यकाल में मैक्रों को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
मैक्रो अलोकप्रिय पेंशन सुधार और आव्रजन कानून पर विरोध झेल रहे हैं। फ्रांस में यह बदलाव पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों और यूरोपीय संसद के चुनाव से पहले हुआ है। इसके अलावा लोकप्रियता के मामले में मैक्रो का खेमा धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन की पार्टी से लगभग 8 से 10% अंकों से पीछे चल रहा है। मैक्रो सरकार में अटाल का उदय बहुत तेजी से हुआ है। 10 साल पहले वे स्वास्थ्य मंत्रालय में एक सलाहकार थे और साथ ही सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। अब अटाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती जून में होने वाले यूरोपीय संसद के चुनाव हैं, जिसमें वे फ्रांस सरकार का नेतृत्व करेंगे। और यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि 2023 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म साल था, जिसमें पृथ्वी की सतह 19वीं सदी के अंत के तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को लगभग पार कर गई थी। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी कि C3S की उप प्रमुख सामंथा बर्गेस ने कहा कि ये पहला साल है जब सभी दिन पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1 डिग्री से अधिक गर्म थे। 2023 के दौरान का तापमान कम से कम पिछले 1 लाख वर्षों में किसी भी अवधि से अधिक होने की संभावना है। यूक्रेन की स्थिति बीतते समय के साथ साथ और गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। वहीं एक तरफ तो रूस से युद्ध और तबाही का मंजर है, वहीं दूसरी तरफ पोलिश सीमा पर चक्का जाम की वजह से आवाजाही में अवरोध के चलते अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट पहुंच रही है। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों सहित किसानों ने भी अब बड़ा अवरोध इसमें खड़ा कर दिया है, जिसमें मौजूदा स्थिति अब और भी ज्यादा दयनीय होती जा रही है। क्या है इसके पीछे की असल वजह, आइए जानते हैं। एक तरफ रूस के साथ जारी जंग तो दूसरी तरफ पोलिश सीमा पर ठिठुरती ठंड में अपने देश में फिर से प्रवेश करने का इंतजार। यूक्रेन को एक के बाद एक नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी ट्रक चालक पोलिश सीमा पर फंसे अपने घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेनी ट्रक ड्राइवरों के लिए पारगमन नियमों को उदार बनाने के विरोध में पोलिश ट्रक चालक 6 नवंबर से यूक्रेन के साथ लगने वाले कई क्रॉसिंगों को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसकी वजह से सीमा पर यूक्रेन के ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि पोलिश किसानों ने भी मेडिका में क्रॉसिंग पर नाकाबंदी शुरू कर दी है। इससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज तो तापमान 0 से भी 18 डिग्री नीचे जाने वाला है। बैटरी बंद हो सकती है और डीजल ईंधन जम सकता है। कौन जानता है कि क्या होने वाला है। हरबेन सीमा पार 12 किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इस संकट का फिलहाल कोई अंत देखने को नहीं मिल रहा है। पोलिश ट्रक ड्राइवरों की मांग है कि यूरोपीय संघ एक ऐसी प्रणाली बहाल करे जिसके तहत यूक्रेनी कंपनियों को ब्लॉक में काम करने के लिए परमिट प्राप्त हो। एक परिवहन कंपनी के पोलिश मालिक दरियुस सैडोवी ने कहा, यूक्रेनी हमारी नौकरियां लेते हैं, उनकी दरें कम है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय में उनके 2 सहयोगी दिवालिया हो गए और 2 अन्य ने अपना परिचालन निलंबित कर दिया। यह परमिट प्रणाली के बारे में है जो पहले अस्तित्व में थी और अब यह चली गई है। यूक्रेनी यहाँ आते हैं और जो चाहते हैं वह करते हैं। वे हमारी नौकरियां लेते हैं, उनके पास अपने स्वयं के माल अग्रेषण करता है। वे अपने ड्राइवरों को लोड करते हैं, हमारे नहीं। उनकी दरें कम हैं। कई उद्यम मेरे 2 सहयोगी दिवालिया हो गए, वहीं 2 अन्य ने अपना परिचालन निलंबित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर किसानों का कहना है कि उन्होंने विरोध इसलिए शुरू किया है क्योंकि यूक्रेनी अनाज पर आयात प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने उनकी आजीविका की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका की। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस परिसर के बाहरी गेट से एक वाहन जा टकराया,
टक्कर इतनी जोरदार थी कि व्हाइट हाउस परिसर का बाहरी गेट बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी गुप्त सेवा प्रमुख संचार एंथनी गुग्लिल्मी ने बताया है कि वाहन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इस घटना की जांच की जा रही है। टेक्सास के फोर्ट वर्थ शहर के एक होटल में गैस लीक होने की वजह से विस्फोट की घटना सामने आई है। इस दुर्घटना में लगभग 21 लोग घायल हो गए हैं। वहीं विस्फोट के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। घटना के वक्त होटल के 26 कमरों में लोग मौजूद थे। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा ने 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। देश के सबसे वांछित कैदी के जेल से गायब होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि लॉस चोनेरोस आपराधिक गिरोह का नेता एडोल्फो मैकियास जेल से गायब हो गया, जहां वो 34 साल की सजा काट रहा था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।